नमस्ते। यज्ञ आश्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं यज्ञ मित्र और इस 45 दिन की अनोखी यात्रा पर मैं आपका साथी बनूंगा। मुझे पता है आप सब इस खूबसूरत भाषा को सीखने के लिए कितने उत्साहित हैं और मैं आपसे वादा करता हूं ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार और रोचक होने वाला है। आज हम इस विशाल इमारत की यानी संस्कृत व्याकरण की सबसे मजबूत नींव रखने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करके करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं अरे संस्कृत तो बहुत कठिन है, लेकिन मैं कहता हूँ संस्कृत कठिन नहीं, वैज्ञानिक है, साइंटिफिक, बिल्कुल गणित की तरह। जैसे 2+2 हमेशा 4 होता है, वैसे ही इसका हर नियम बिल्कुल साफ और तर्क पर आधारित है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आज हम उसी लॉजिक की दुनिया में अपना पहला कदम रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, संस्कृत का परिचय। हम सब सुनते हैं कि संस्कृत देव भाषा है, पर इसका आखिर मतलब क्या है? यह है क्या चीज? पता है, इसका जवाब इसके नाम में ही छिपा है। संस्कृत, इसका मतलब है संस्कार की हुई या परिष्कृत। आसान भाषा में एक ऐसी लैंग्वेज जिसे सालों तक ऋषियों ने तराशा, सुधारा और बिल्कुल परफेक्ट बनाया। जरा सोचिए, एक ऐसी भाषा जिसके नियमों में कोई एक्सेप्शन या अपवाद ना हो। कमाल की बात है ना? यही इसकी खूबसूरती है। और इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए, ये सिर्फ एक भाषा नहीं, ये तो भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है। एक तरह से खजाने की चाबी है। हमारा सारा वैदिक साहित्य, उपनिषद, रामायण, महाभारत और जितने भी मूल शास्त्र हैं, चाहे वो योगा हो, आयुर्वेद हो या ज्योतिष, सब इसी भाषा में है। मतलब भारत की ज्ञान परंपरा को अगर समझना है तो उसकी चाबी यही भाषा है। अब एक ऐसी बात जो आपको शायद हैरान कर देगी। आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के दौर में बड़े बड़े संस्थान मानते हैं कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषाओं में से एक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका ग्रामर इतना सटीक और लॉजिकल है कि कंप्यूटर इसे आसानी से समझ सकता है बिना किसी एम्बिग्युइटी के। मतलब एक बात का एक ही मतलब निकलता है, दो नहीं। ये इसके वैज्ञानिक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी महान, इतनी साइंटिफिक भाषा का वो सबसे छोटा, सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? वो कौन सा एटम है जिससे पूरी भाषा बनी है? चलिए देखते हैं। हम आ गए हैं अपने अगले सेक्शन पर और वो पहला बिल्डिंग ब्लॉक है वर्णा। इसे कहते हैं भाषा की आत्मा, द सोल ऑफ लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट। तो वर्णा है क्या? बहुत सिंपल है। ये भाषा की वो सबसे छोटी आवाज यानी साउंड है जिसके आप और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक वैसे जैसे साइंस में एटम होता है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही भाषा में वर्ण होता है। इसीलिए इसका एक और नाम है अक्षर। अ मतलब नहीं और क्षर मतलब नष्ट होना। तो अक्षर वो है जो अनंत है, जिसका कभी नाश नहीं होता। अब ध्यान से स्लाइड को देखिए। यहाँ आपको वर्णा का असली मतलब बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक सिंपल सा शब्द लेते हैं, कमल। हमें लगता है इसमें 3 आवाजें हैं, क, म, ल, लेकिन ये वर्णा नहीं है। जब हम इसके एटम्स को अलग करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। क प्लस अ, इससे बना क, फिर म प्लस अ, इससे बना म, और आखिर में ल प्लस अ, इससे बना ला। देखा आपने? असली बिल्डिंग ब्लॉक्स ये 6 वर्ण हैं। अब जितने भी वर्ण हैं उन्हें मूल रूप से 2 हिस्सों में या कह सकते हैं 2 टीम्स में बांटा जाता है। यही 2 स्तंभ हैं जिन पर पूरी वर्णमाला टिकी हुई है। पहली टीम है स्वर वर्ण यानी वाउल्स और दूसरी टीम है व्यंजन वर्ण यानी कॉन्सोनेंट्स। तो चलिए सबसे पहले टीम नंबर 1 को समझते हैं। ये हैं स्वर वर्ण यानी वाउल्स। इनकी सबसे बड़ी पहचान, इनका सुपर पावर, ये स्वतंत्र हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। तो स्वर वर्ण क्या है? इनकी सिंपल सी पहचान है, इनको बोलने के लिए, इनका उच्चारण करने के लिए किसी और आवाज की हेल्प नहीं चाहिए। ये अपने आप में संपूर्ण हैं, कंप्लीट साउंड्स हैं। पाणिनि परंपरा के अनुसार ये हमारे मुख्य स्वर हैं। अब मैं चाहता हूं आप मेरे साथ इनका उच्चारण कीजिए और महसूस कीजिए कि इनकी ध्वनि कितनी स्वतंत्र है। तैयार? चलिए। अ, ई, ओ, री, रे, ए, ओ, ओ। देखा? किसी और साउंड की जरूरत नहीं पड़ी। हर साउंड अपने आप में पूरा है। अच्छा जी, अब आते हैं टीम नंबर 2 पर, व्यंजन वर्ण यानी कॉन्सोनेंट्स।
अगर स्वर इंडिपेंडेंट हीरोज थे तो व्यंजन वो हैं जिनको हमेशा एक सहायक, एक हेल्पर की जरूरत होती है। ये स्लाइड दोनों टीम्स का फर्क बिल्कुल साफ कर देगी। स्वर आजाद हैं, व्यंजन उन पर निर्भर हैं। व्यंजन तब तक अधूरे हैं जब तक उनमें कोई स्वर न जुड़े, और इस अधूरेपन को दिखाने के लिए हम व्यंजन के नीचे एक छोटी सी तिरछी लाइन लगाते हैं। इस निशान को कहते हैं हलंत। हलंत एक सिग्नल है जो कहता है मैं अभी आधा हूं। देखिए, ये है क हलंत के साथ। जरा इसकी आवाज सुनिए, क। आवाज आगे बढ़ ही नहीं रही, वहीं रुक जाती है, एकदम अधूरी, बेजान सी आवाज। अब इस अधूरे व्यंजन की मदद करने आता है इसका हीरो, इसका हेल्पर, एक स्वर। मान लीजिए यहां पर अ आता है। ये हेल्पर साउंड अब इसमें जुड़ जाएगा, और जैसे ही अधूरा क और पूरा अ मिलते हैं, जादू हो जाता है। हमें मिलता है एक कंप्लीट जिंदा साउंड, क। बस यही है पूरा खेल, यही है व्यंजन का मूल सिद्धांत। हर व्यंजन को पूरा होने के लिए एक स्वर की जरूरत होती ही है। तो ये था हमारा आज का सेशन। चलिए अब एक छोटा सा फटाफट से रिकैप करते हैं ताकि ये सारी बातें आपके मन में एकदम पक्की हो जाएं। आज हमने 4 मुख्य बातें सीखी। पहली, संस्कृत कठिन नहीं, वैज्ञानिक भाषा है। दूसरी, वर्ण भाषा का एटम यानी सबसे छोटी इकाई है। तीसरी, वर्ण की 2 टीम्स हैं, स्वर और व्यंजन। और चौथी और सबसे जरूरी बात, स्वर इंडिपेंडेंट है, जबकि व्यंजन को पूरा होने के लिए हमेशा एक स्वर की जरूरत होती है। ये था डे 1 का पहला भाग। अब डे 1 के पार्ट 2 वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे और सेक्शन 1.3 और 1.4 को विस्तार से समझेंगे। वहाँ हम संस्कृत व्याकरण के एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली हिस्से महेश्वर सूत्र के बारे में बात करेंगे। इसे व्याकरण का गेटवे माना जाता है, और साथ ही हम स्वरों का वर्गीकरण भी समझेंगे। आज के इस ज्ञान सत्र में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपने इस पहले कदम को एंजॉय किया होगा। हम जल्द ही अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए पुनः मिलामः।